नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेज में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये सेकंड क्लास है इकोनॉमिक सर्वे की, जो आरएस प्रीलिम्स और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है राजस्थान के लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जीके के पेपर के लिए करंट अफेयर्स जो पोर्शन है उसमें ये उपयोगी होगा। तो पहला एक वीडियो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है। चलते हैं क्लास में। ये राज्य के, इससे पहले हमने पढ़ा है जीएसडीपी, ठीक है, एनएसडीपी, ठीक है, और इससे पहले पढ़ा हमने पर कैपिटा इनकम। ये सारी चीजें हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। राज्य सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य, ठीक है, ये क्या कहलाता है? जीएसडीपी, ठीक है। दो आधार पर मापा जाता है, पहला सांकेतिक, जिसे हम प्रचलित मूल्य कहते हैं, दूसरा स्थिर मूल्य। सांकेतिक मूल्य क्या होता है? सांकेतिक मूल्य होते हैं ऐसे मूल्य जिसमें परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता। कौन सा? सांकेतिक। क्या? जो करंट वैल्यू होती है वो रियल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको नहीं करती, ठीक है। स्थिर मूल्य पर जो वैल्यू आती है वो ज्यादा रिलायबल होती है। ये क्या होता है? एक बेस ईयर होता है इसमें, ठीक है, जिसके आधार पर हम एक थ्रेश होल्ड होगा तभी तो हम किसी चीज का अच्छे से माप सकेंगे, ठीक है। तो स्थिर मूल्यों पर क्या होता है कि जो रियल डेवलपमेंट को हम इसमें अपीयर कर सकते हैं या फिर इसमें फील कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये क्या होता है? ये प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2022-23 में जीएफ कितना है? 3,99,594 करोड़, ठीक है। कुल जीडीपी का कितना परसेंट है? 29.43%, ठीक है। वर्ष 2021-22 की तुलना में वृद्धि, तो ये कितनी हुई है? 12.78% वृद्धि हुई है, ठीक है। कितना? 12.78%, ठीक है। तो ये बार बार आप पढ़ते टाइम ही रिवाइज किया करो। जीएफ सीएफ में कितना हिस्सा है निजी क्षेत्र का? 78.54%। और जो पब्लिक सेक्टर है गवर्नमेंट का वो कितना? 21.46%, ठीक है। पिछले वर्षों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में जिगजैग वृद्धि हुई, ठीक है। कभी ऊपर गया, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, इसे क्या कहते हैं हम? जिगजैग वृद्धि कहते हैं, ठीक है, ग्रोथ। जीएफसीएफ में तीन सर्वाधिक योगदान वाले क्षेत्र कौन कौन से? तो पहला है कंस्ट्रक्शन, दूसरा रेजिडेंशियल और तीसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसको जरूर याद कर रखना, क्वेश्चन सीधा का सीधा यहाँ से पूछ सकता है कि जीएफसीएफ में तीन सर्वाधिक योगदान वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन, निर्माण, आवासीय भवन और लोक प्रशासन। ये समरी है, ठीक है। हमने पढ़ा जीएसडीपी पढ़ लिया है, जीएसवीए भी हमने पढ़ा फर्स्ट वाले चैप्टर में। तो इसमें एक बार और देख लेते हैं। स्थिर और बुनियादी मूल्यों पर जीएसडीपी कितना है? 8.45 लाख करोड़, ठीक है। पिछले वर्षों में इसकी वृद्धि जिगजैग हुई है। और करंट वैल्यू पर, करंट प्राइस पर कितना होगा? 15.28 लाख करोड़ डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। 5 वर्षों में क्या हुआ है? लगातार वृद्धि हुई है, निगेटिव नहीं हुआ है, ठीक है। वृद्धि कितना हुआ है? कांस्टेंट और स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर। तो वृद्धि हुई है जीएसडीपी 8.3%। और करंट वैल्यू पर कितना हुआ? 12.56%, ठीक है। भारत से तुलना करने पर कितना होता है? कुल जीडीपी का स्थिर मूल्य पर कितना है जीएसडीपी? 173 लाख करोड़, ठीक है। और प्रचलित मूल्य पर 295 लाख करोड़, ठीक है। वृद्धि कितनी हुई? 8.2% की। और स्थिर मूल्यों पर ये और प्रचलित मूल्य पर 9.6% की ये वृद्धि हुई है। राजस्थान का योगदान कितना है? 4.86%। और स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्य पर कितना है? 5.17%। तो इसको आप बार बार क्या करो? रिवाइज करो, तब जाके सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस पोर्शन से कि स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी कितना था, स्थिर करंट मूल्यों पर जीएसडीपी कितना था, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है कांस्टेंट पर, कितने परसेंट की करंट में वृद्धि हुई है जीएसडीपी में, ठीक है। भारत से तुलना करके क्वेश्चन हो जाएगा।
भारत भारत के रिलेटिव में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, ठीक है। तो किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से कोई क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया RS प्री में। तो नेक्स्ट चलते हैं GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। तो 7.81 लाख करोड़, ठीक है। 14 लाख करोड़, ठीक है। और ये क्या है कि ऊपर वाले हैं, ठीक है, टोटल की बात हो रही है, ठीक है। GSP स्थिर मूल्यों पर कृषि में, उद्योग और सेवा में देखा जाता ही है, ठीक है। और कृषि क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर कितना योगदान है कृषि क्षेत्र का? 26.21% है। और वृद्धि कितनी हुई है? 2.13% की, ठीक है। उद्योग में इसका पोर्शन कितना है? 29.84%। और उद्योग वृद्धि कितनी है? 12.43%। सेवा में कितना है? 43.95%। और वृद्धि कितनी हुई है? 6.37% की। प्रचलित कीमतों पर राजस्थान का भाग कितना है? 26.72 कृषि में, और भारत का 17.67, ठीक है। उद्योग में 28.21 है, और भारत का 27.62 है। सेवा में 45.07 है, और भारत का 54.72% है, ठीक है। NSDP 7.41 लाख करोड़, ठीक है। ये किस पे है? ये एक स्थिर कीमतों पे है, ठीक है। और 7.41 लाख करोड़, 13.69 लाख करोड़ क्या है ये? NSDP का करंट मूल्यों पर ये वैल्यू है, ठीक है। और इसमें जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 8.10% की, ठीक है। 8.10% की कॉन्स्टेंट में वृद्धि हुई है। और करंट में कितनी हुई है? ये 12.70%, ठीक है। तो स्थिर मूल्यों पर NSDP कितनी है? 7.41 लाख, और करंट प्राइस में 13.69 लाख करोड़। और वृद्धि कितनी हुई है कांस्टेंट में? 8.10%, और करंट में 12.70%। पर कैपिटा इनकम राजस्थान की 90 स्थिर मूल्यों पर कितनी है? 90,831 रुपये। और करंट मूल्यों पर 1,60,964 रुपये। भारत की कितनी? 1,06,744 रुपये स्थिर मूल्यों पर। और करंट मूल्यों पर कितनी है? 1,84,205 रुपये। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भारत की पर कैपिटा इनकम राजस्थान के पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये बता सकते हैं कि भारत का जो करंट प्राइस पर जो पर कैपिटा इनकम है वो स्थिर मूल्यों से ज़्यादा है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, जो राजस्थान का जो करंट वैल्यू है और भारत का जो फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है, उसमें डिफरेंस है। और करंट प्राइस राजस्थान की ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने के कई डायमेंशन हो सकते हैं। मूल्य संख्या की WPI थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। तो थोक मूल्यों पर उतार चढ़ाव को दर्शाता ही है। केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं, ठीक है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स सिर्फ ये किसको मापता है? इसमें किसको सम्मिलित किया गया है? ये सिर्फ प्रोडक्ट को, ठीक है, न कि सर्विस को, ठीक है। तो बेस ईयर इसमें WPI में कितना? 1999 2000 आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। CPI IW 2016 बेस ईयर होता है। इसको कौन निकालता है? श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ ने। CPI AL 1986-87 इसको भी इशू करने वाला कौन है? श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। CPI रूरल एंड अर्बन जॉइंट में इसका बेस ईयर 2012। NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, सॉरी, ये दिल्ली निकालती है, ठीक है। नोट IIP का जो आधार वर्ष होता है वो कितना है? 11-12, ठीक है। और ये जो है एवरी मंथ क्या है इसकी, मतलब इंडेक्स इसको जारी किया जाता है। राजस्थान में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके क्या सिनेरियो?
मासिक आधार पर जारी, ठीक है, ये मंथली बेसिस पे जारी किया जाता है और इसमें कितनी वस्तु सम्मिलित की गई, 154 वस्तुएं सम्मिलित की गई है। संख्या कितनी है, प्राथमिक वस्तुओं की संख्या कितनी है, 75, जिसका भारांश डिविडेंड कितना, 33.894%, और इसमें वृद्धि हुई है 0.96, जो क्या है, मैक्सिमम वृद्धि है, ठीक है। विनिर्मित उत्पाद, ठीक है, इनकी संख्या कितनी, 69, और इसका डिविडेंड कितना, 49.853%, ठीक है, और वृद्धि कितनी हुई है, 0.23%। नंबर आर नॉट मैच, नोट मतलब इनके नंबर क्या है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक, तो इसका जो संख्या है 10 है, तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको वो मैच करवा सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट पे कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, प्राथमिक वस्तुओं के प्रोडक्ट ज़्यादा है, फिर विनिर्मित उत्पाद समूह के प्रोडक्ट ज़्यादा है, या फिर ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक, या फिर एक इंडिविजुअल पूछ लेंगे कि ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक में कितनी प्रोडक्ट को शामिल किया गया है, ठीक है, तो 10, 15, 17, 18 ऐसा ऑप्शन दे देंगे वो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना। राज्य का सामान्य जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वर्ष 2022 में 385.83 से बढ़कर कितना हो गया, 387.90 रहा, ठीक है, मतलब जो 0.45% वृद्धि को दर्शाता है। अखिल भारतीय जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वर्ष 2022 में 151.3 रहा है, और 2023 में भी कितना, 151.3, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 और 23 में भारत का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो चेंज नहीं हुआ। भारत सरकार WPI का आधार वर्ष कितना है, 11-12, ये हमने पहले भी डिसाइड कर लिया है, इसका क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं आरएस में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता के क्रय मूल्य पर आधारित, ठीक है, किस पे होता है ये, क्रय मूल्यों पर, ठीक है, खरीदने पर। ऊर्जित प्लेट समिति की सिफारिशों के साथ भारत सरकार सूचकांक का प्रयोग करती है। CPI में वस्तु सेवाएं दोनों सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और WPI में क्या इंक्लूड किया जाता है, केवल प्रोडक्ट, ठीक है। प्रतिमाह 4 विभिन्न प्रकार के CPI तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है, तो 4 तरह के क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तैयार किए जाते हैं, कौन कौन से, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, एग्रीकल्चर श्रमिकों के लिए, ग्रामीण श्रमिकों के लिए, और ग्रामीण और शहरी श्रमिकों के लिए, ठीक है। तो ये तीनों का जो डेटा है वो कौन निकालता है, श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो ऑफ चंडीगढ़, ठीक है, और लास्ट वाला जो कौन निकालता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस नई दिल्ली, ठीक है। तो CPI IW, ठीक है, देश भर में 88 केंद्रों से आंकड़े लिए जाते हैं। राजस्थान में 3 केंद्र है, जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर, ठीक है। CPI IW इसका मतलब कौन सा, कि वर्कर, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर से ये आंकड़े लिए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका कृषि एवं संबंध क्षेत्र, ठीक है, तो ये दूसरा जो चैप्टर है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न और विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करती है। राज्य में कृषि की क्या स्थिति है, और मानसून किस किस तरीके से प्रभावित करता है राज्य की राजस्थान की कृषि को, उत्पादन कितना होता है और प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितने प्रकार की कृषि होती है, विकास के संगठन कौन कौन से हैं, कृषि की कितनी नीतियाँ बनी है, मार्केटिंग का क्या सीनरी है, और प्लानिंग क्या क्या हुई है कृषि के क्षेत्र में, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य में कृषि की स्थिति, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट सॉरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो कृषि का GSDP में योगदान कितना है, हमने पहले पढ़ा था, एक स्थिर मूल्यों पे तो ये 26.21% है, ठीक है, और वृद्धि कितनी हुई है, ग्रोथ हुई है 2.13% की, ठीक है, स्थिर मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर यह कितना है, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 72 है, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखना आप कि स्थिर मूल्यों पर वृद्धि कम हुई है और प्रचलित मूल्य पर वृद्धि ज्यादा हुई है, ठीक है। तो प्रचलित मूल्य पर कितनी है, 2.72%, ठीक है,
और इसकी जो वृद्धि हुई है 9.64%, ठीक है। और ये स्थिर मूल्य पर क्या कितना है, 2.13% की तो वृद्धि हुई है और 26.21% इसका स्थिर मूल्य पर, ठीक है, इसका योगदान है। जीएसडीपी के अनुसार स्थिर मूल्यों पर 2.5 लाख करोड़ रुपए इसमें आते हैं, ठीक है। और प्रचलित मूल्य पर 3.82 लाख करोड़ रुपए इसके हिस्से में आते हैं, ठीक है। वार्षिक वृद्धि 2019-20 से 2023-24 के बीच में वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है, 3.86% औसतन है, ठीक है, स्थिर मूल्य पर। और प्रचलित मूल्य पर यह वृद्धि है 999,999, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कृषि के उपक्षेत्रों का योगदान, ठीक है। कृषि के उपक्षेत्र कौन कौन से है, ये पशुधन है, फसल क्षेत्र, वानिकी एवं लॉगिंग है और मत्स्य क्षेत्र है, ठीक है। तो योगदान किस किस में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा योगदान पशुधन का है, उसके बाद में वानिकी का आता है, सॉरी 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 सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो है पशुधन का, ठीक है, सबसे ज़्यादा पशुधन का ही है, ठीक है। फसल क्षेत्र का आता है 44.53%, वानिकी एवं लॉगिंग का था 6.40% और मत्स्य क्षेत्र का था 0.49%, ठीक है। तो इसमें जो फ्लक्चुएशन ऑफ परिवर्तन है कितना हुआ है, 5.83% की वृद्धि किस में हुई है, पशुधन में, और 1.61% की कमी हुई है फसल क्षेत्र में। तो ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना क्योंकि एकमात्र निगेटिव ग्रोथ है ये फसल की क्रॉप्स की हुई है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान, क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस तरीके से होती है। वानिकी एवं लॉगिंग में परिवर्तन 2.82% का हुआ, ठीक है। और 15.21% की वृद्धि हुई है मत्स्य क्षेत्र में, सबसे सर्वाधिक वृद्धि माना गया है। वो उपयोग लैंड यूज कितना किस किस में, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, बंजर भूमि, वानिकी, ऊषर तथा कृषि योग्य भूमि, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, अन्य चालू पड़त भूमि, स्थायी चरागाह भूमि, चालू पड़त और वृक्षों के झुंड तथा बाग। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज किसका है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र का, ठीक है। कितना क्षेत्रफल है, प्रतिशत कितना है, 53.74 है, ठीक है। बंजर भूमि का 10.39% है, वानिकी का 8.9 है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, शॉर्ट में बना सकते हो कि शुद्ध बाजरा वन, ठीक है, ऊसर कृषि, अन्य चालू पड़त, स्थायी चालू पड़त, ठीक है। तो आप इसका ट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है, कि शुद्ध जो बाजरा है वो वनों में उत्पन्न होता है, ठीक है। शुद्ध जो बाजरा कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो 4 तक अगर आप बैठा लेते हो तो आपका क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो हिस्सा वो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का है, 184.23 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। और बंजर भूमि का 35.61 है, 27.73 जो परसेंटेज है वो किसका है, वो वानिकी का है। ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 23.62 लाख हेक्टेयर। और कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि 20.28 लाख हेक्टेयर। और अन्य चालू पड़त भूमि कितनी, 19.46 लाख हेक्टेयर। स्थायी चरागाह 16.54 लाख हेक्टेयर। चालू पड़त 15.02 लाख हेक्टेयर। वृक्षों के झुंड तथा बाग। नेक्स्ट चलते हैं प्रचलित जोत धारक। तो कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, ठीक है, बटा जोतों की संख्या, ठीक है। तो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि कितनी है, 76.55 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और जोतों की संख्या है, ठीक है। कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना है, 2.8 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और भूमि जोतों का औसतन आकार कितना है, 2.73 हेक्टेयर है, ठीक है। तो कुल जोतों का क्षेत्रफल में ये कमी आई है, ठीक है, 1.24% की। और भूमि जोतों को औसत आकार में 11% की कमी आई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, और वृद्धि किस में आई है, कुल जोतों की संख्या में ज़्यादा वृद्धि आई है क्योंकि जोतों
खेतों का आकार क्या वो क्या हुआ, छोटा हुआ, क्योंकि जोतें खेत बटे हैं और वो जोतों के आधार पर ही उनको बांटते हैं, ठीक है। तो ये प्रचलित जोत के आधार पर हमने लैंड को देखा है, लैंड यूज को देखा है, जोतों की संख्या कितनी है, कुल प्रचलित भूमि, ठीक है, और कुल जोतों का क्षेत्रफल भी हमने देखा है, और भूमि जोतों का औसत आकार कितना है, 2.73 हेक्टेयर, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भूल के मत जाना, इसको जरूर बार बार प्रैक्टिस करना। महिला प्रचलित जोत धारक, तो 2015-16 में संख्या कितनी है, 7.75 लाख, और 42% की इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है, महिला प्रचलित जोत धारक की। और संख्या इसमें 7.75 लाख है, दोबारा बता देता हूँ, और क्षेत्रफल कितना है, 16.55 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। वृद्धि कितनी हुई है, 24% की वृद्धि हुई है। तो महिलाओं का किस वजह से, क्योंकि इसमें रजिस्ट्री की रेट कम लगी हुई है और ना के बराबर इसमें रेट लग रही है, इसलिए क्या करते हैं, जोतों का नाम किसके नाम पे करते हैं, महिलाओं के नाम पे करते हैं आजकल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जोत धारक। सीमांत भूमि जोत, लघु जोत धारक, अर्ध मध्यम जोत धारक, और मध्यम और बड़े आकार के जोत धारक, ठीक है। तो सीमांत भूमि भूमि जोत 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है, तो इसका परसेंट कितना है, 40%, ठीक है। लघु जो 1 से 2 हेक्टेयर के आते हैं वो 22% है। अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर में आते हैं जो 18.50% है। और मध्यम की कैटेगरी में कौन आते हैं, जो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में आते हैं, तो 15% ये हिस्सा आता है। बड़े आकार के जो होते हैं जो 10 हेक्टेयर से अधिक है, 4.69, ठीक है, ये क्षेत्र आता है। तो वृद्धि की सीमांत भूमि जोतों में ज्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है, लघु में भी वृद्धि हुई है और अर्ध मध्यम में भी वृद्धि हुई है, ठीक है। कमी किस में हुई है, मध्यम जो तारक है उनमें कमी आई है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर बड़े बड़े खेत हैं तो जनसंख्या के अनुसार क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं। तो ये छोटे, जैसे कोई मध्यम का है, पहले मान लो ये मध्यम का था, तो अगर किसी एक परिवार में 2 बेटे हुए हैं तो 2 डिवाइड होगा, तो ये किस में आ गया, ये अर्ध मध्यम में आ गया, ठीक है। ये दोनों से ये दोनों ये अर्ध मध्यम में आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइडेशन होने से क्या होता है, जो जोतों का क्षेत्रफल हो कम होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, मानसून। राज्य में समयावधि कितनी होती है, मानसून के 1 जून से 30 सितंबर तक, ठीक है। सामान्य वर्षा कितनी हुई है 2023 में, 4.3560 मिलीमीटर, और वास्तविक वर्षा कितनी हुई, 4.9960 मिलीमीटर। राज्य में मानसून समयावधि 15 जून अप्रोक्सीमेटली माना गया। वर्ष 2023 में 25 जून से प्रारंभ और जुलाई 2023 तक संपूर्ण राज्य में सक्रिय, ठीक है। कृषि के प्रकार, मौसम, फसल चक्र, उपयोग आधारित और प्रक्रिया आधारित। मौसम के आधार पर कितने होते हैं, रबी, खरीफ और जायद, 3 प्रकार की होती है। उपयोग के आधार पर खाद्यान्न और व्यापारिक होती है। तो खाद्यान्न में कौन कौन से थे, अनाज और दलहन। अनाज में कौन कौन से, गेहूं, बाजरा और चावल। दलहन में मूंग, चना और मसूर। व्यापारिक में कौन कौन से, तिलहन, गन्ना और कपास, ठीक है। प्रक्रिया आधारित कौन कौन सी है, शुष्क, मिश्रित, रिले और ट्रक और झूमिंग, ठीक है। परिदृश्य यह समझ विकसित करने हेतु परिदृश्य ये जो परिदृश्य हैं ये आपको समझ विकसित करने के लिए बताया गया, ठीक है। कृषि का उत्पादन, ठीक है, फसल उत्पादन इसमें देखेंगे हम, और कितना लाख मीट्रिक टन हुआ है। तो खाद्यान्न उत्पादन कुल 2023-24 में कितना हुआ है, 245 लाख मीट्रिक टन। परिवर्तन कितना है, निगेटिव है, कमी आई है 3.8% की, ठीक है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखना, खाद्यान्न उत्पादन में क्या हुआ है, कमी आई है, ठीक है। 2023-24 में खरीफ की फसल कितनी, 89.83 लाख मीट्रिक टन, और इसमें भी नेगेटिव ग्रोथ हुई है 18.4%। और रबी की फसल में कितना है, 1.55 लाख मीट्रिक टन, और ये क्या है कि पॉजिटिव वृद्धि हुई है इसमें 8.37% की। और ये अनाज है 2023-24 में, अनाज कितना है,
208.61 लाख मीट्रिक टन, और निगेटिव इसमें भी वृद्धि हुई है। और दलहन में जो 36.40% 40 लाख मीट्रिक टन है, उसमें भी निगेटिव। तो हमें एक ही देखना पड़ेगा, जो रबी की फसल है उसमें पॉजिटिव, खाद्यान्न उत्पादन में केवल पॉजिटिव रबी की फसल में ही हुआ है, लेकिन बाकी और किसी में भी पॉजिटिव में नेगेटिव है। तो ये आपको एक ब्रॉड आइडिया रखना होगा कि खाद्यान्न में तो केवल एक ही था, कौन सा, वो भी रबी। तो रबी आप इसको भी ऐसे रख सकते हो कि सूर्य हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हो। तिलहन तो 2023 और 24 में 101.24 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ, और इसमें भी निगेटिव ग्रोथ हुई है 2.10% की, ठीक है। गन्ना है तो ये भी 3.28 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है, और परिवर्तन इसमें पॉजिटिव वृद्धि हुई है, ठीक है। ये क्या हुआ, पॉजिटिव है, ठीक है, 4.13% हुआ। कपास है वो भी निगेटिव गया, 26.21 लाख मीट्रिक टन है, और निगेटिव कितना है, 5.58% का, ठीक है। विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान, तो प्रथम स्थान किसका, बाजरा, सरसों और कुल तिलहन और गवार का, ठीक है। द्वितीय स्थान पोषक अनाज और मूंगफली का। तृतीय का कुल दलहन, चना, ज्वार और सोयाबीन का, ठीक है। अब देखते हैं इधर राजस्थान का कौन सा स्थान है, किस किस फसल में। बाजरे में फर्स्ट है, सरसों में फर्स्ट है, कुल तिलहन में राजस्थान का फर्स्ट है, ठीक है, और गवार में भी फर्स्ट है, ठीक है। द्वितीय कौन कौन से में, पोषक अनाज में देते हैं, मूंगफली में देते हैं, ठीक है। दो में दूसरा स्थान राजस्थान का, ठीक है। और थर्ड जो स्थान हो किसका है, कुल दलहन का थर्ड है, ठीक है। और चना में भी थर्ड है, जवार में भी थर्ड है, और सोयाबीन में भी थर्ड स्थान आता है, ठीक है। राज्य में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से कृषि बजट को समृद्ध किसानों खुशहाल राजस्थान के विचार के साथ प्रस्तुत किया गया। कृषि जलवायु क्षेत्र मुख्य फसलें, तो जलवायु क्षेत्र सम्मिलित जिले कौन कौन से, मुख्य फसलें कौन कौन सी बोई जाती है, ठीक है। जो IA है, जिसको पश्चिमी शुष्क, एक्सट्रीमली शुष्क मैदान में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर ग्रामीण, फ्लौदी, बाड़मेर और बालोतरा, ठीक है। खरीफ की फसल में इसमें बाजरा, मोठ और तिल उत्पादन किया जाता है, और रबी में गेहूं, सरसों और जीरा। IB उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, जिसमें सिंचित इस वजह से होता है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर यहाँ पे आ गई है, ठीक है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं अनूपगढ़, तो इसमें खरीफ में कपास और गंवार बोया जाता है, और रबी में गेहूं, सरसों और चना, ठीक है। IC अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित मैदान, इसमें जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, रतनगढ़, सरदारसर, बिदासर और सुजानगढ़ तहसील इसमें आती है। और खरीफ में बाजरा, गंवार और मोठ, और रबी में गेहूं, सरसों और चना, ठीक है। और देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र है जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ठीक है। तो ये सबसे सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है। IC, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड A, शेखावाटी अंत प्रभा मैदान, तो सीकर, झुंझुनू, नागौर, आंशिक चूरू, रतनगढ़, सरदासर, बिदासर एवं सुजानगढ़ तहसील को छोड़कर झुंझुनू, नागौर, डीडवाना और कुचामन, ठीक है। खरीफ में बाजरा, गवार और दलहन, और रबी में सरसों और चना। और सेकंड B लूनी अंतर प्रवाही मैदान, पाली, जालोर, सिरोही, जिसमें पिंडवाड़ा, आबू रोड तहसील को छोड़कर पाली, ब्यावर, आंशिक चित्तौड़ और रायपुर तहसील। बाजरा, ग्वार और तिल, गेहूं और सरसों, ठीक है। ये क्या, रबी की फसल है, और खरीफ की बाजरा, ग्वार और तिल है। थर्ड A अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अजमेर, ब्यावर, आंशिक क्षेत्र कौन कौन सा, जैतरण का, रायपुर तहसील को छोड़कर, ठीक है। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, दूदू और केकड़ी, ठीक है,
इसमें खरीफ में बोया जाता बाजरा, ज्वार और गवार, और रबी में गेहूं, सरसों और चना। थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, अलवर, डीग, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी। खरीफ में बाजरा, ग्वार और मूंगफली, और रबी में गेहूं, सरसों, चना और जौ। फोर्थ ए, उपाद्र दक्षिणी मैदान, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बड़ी सादरी तहसील छोड़कर, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सिरोही, आंशिक रूप से पिंडवाड़ा एवं अबूर। और मक्का, जवार और दलहन खरीफ में आता है, ठीक है, और रबी में गेहूं और चना। फोर्थ बी, अर्ध दक्षिणी मैदान, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूमबर, चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादरी तहसील। जो खरीफ की फसल है मक्का, धान और जवार, उड़द। और मक्का इस वजह से क्योंकि जो अरावली का जो रेंज है वो इन जिलों में सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो अरावली पे सबसे ज़्यादा मक्का प्रोडक्शन किया जाता है, इसलिए खरीफ में ये आता है। और रबी में गेहूं, चना, ठीक है। और फिफ्थ जो क्षेत्र है अर्ध दक्षिणी पूर्वी मैदान, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। सोयाबीन और जवार क्या है? इसकी खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। और ये रबी की गेहूं और सरसों, ये रबी की फसलें। कृषि से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी है, ठीक है? बीज से संबंधित, सिंचाई, उत्पादकता, सहायता एवं सुरक्षा से संबंधित, मार्केटिंग और आधारभूत संरचना क्या क्या। बीज से संबंधित योजना कौन कौन सी है? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017 में शुरू हुई है। 3 कृषि जलवायु खंडों में कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर से है, ठीक है। वर्ष 2018-19 में 10 कृषि जलवायु खंडों में पूरे राज्य में लागू है। उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना। 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों के बीज, गेहूं, जौ, चना, जवार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली और उड़द, ठीक है। बीज मिनीकट, विभिन्न फसलों की नवीन किस्मों को लोकप्रिय करने के लिए महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनीकट वितरण किया जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व मिनीकट, उद्देश्य क्या है इसका? फसल उत्पादन बढ़ाना और सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग बढ़ाना, ठीक है। और इसका कार्य क्या है इस योजना का? मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा पर किसानों को 90% अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व मिनीकट उपलब्ध कराना, ठीक है। सिंचाई के क्षेत्र में कौन कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नोडल विभाग इसका कौन सा? उद्यानिकी विभाग। कार्य क्या है? इसका कार्य है फार्म पॉन्ड के निर्माण की विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन। और केंद्र और राज्य का इसमें कितना परसेंटेज? 60/40। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई है, इसमें लघु सिंचाई पद्धति और ड्रिप फव्वारा सिंचाई पद्धति, प्रभावी जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाना। केंद्र और राज्य का इसमें कितना रेशियो? 60/40 का। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है, ठीक है। उत्पादकता के आधार पर राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन। किसानों के उद्देश्य क्या है इसकी? किसानों की सक्रिय भागीदारी के साथ रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना बनाना। संसाधनों के आवंटन में ब्लॉक स्तर सभी हितधारकों के बीच कार्यक्रम समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देना। केंद्र का और राज्य का कितना परसेंट है? 60/40 का परसेंट है। इसके 3 उपमिशन है, कौन कौन से? कृषि विस्तार पर उपमिशन, बीज रोपण सामग्री पर उपमिशन और कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य उर्वरता प्रबंध परियोजना, वर्षा आधारित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सतत खेती मिशन में इनको इंक्लूड किया गया। राष्ट्रीय सतत खेती मिशन में का जो परसेंटेज हो कितना है? 60/40 का परसेंटेज होता है। इसके निम्न 3 सब मिशन कौन कौन से? रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो सूरतगढ़ से शुरू हुई थी 19 फरवरी 2015 को गंगानगर से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, विभिन्न फसलों के लिए विवेक पोषण तत्व प्रबंधन। राज्य के सभी 352 ब्लॉक में लागू किया गया। कृषि वानिकी पर उपमिशन शुरू कब हुआ था? ये 2017-18 में। उद्देश्य वृक्षारोपण को प्रोत्साहित एवं विस्तार करना। परंपरागत कृषि विकास योजना, इसका क्या उद्देश्य? जैविक खेती में पर्यावरण अनुकूल न्यूनतम लागत तकनीकों के प्रयोग से रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हुए कृषि उत्पादन बढ़ाना, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
की शुरुआत कब 2007-8 में हुई है। केंद्र और राज्य का इसमें परसेंटेज कितना है, रेशियो 60-40 का रेशियो। उद्देश्य कृषि में निवेश को बढ़ाना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजस्थान के 24 जिलों को इसमें इंक्लूड किया गया। फल फूलों मसालों का उत्पादन बढ़ाना। महिला प्रशिक्षण, ग्राम पंचायत स्तर पर महिला कृषकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण। 30 महिला कृषकों को प्रति प्रशिक्षण हेतु सहायता राशि 3000 रुपये देने का प्रावधान किया गया। सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना, अब प्रधानमंत्री की तरफ से कुसुम योजना लाई गई है, ठीक है। पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान प्रारंभ फरवरी 2019 में हुआ और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्पॉन्सर है। 3 घटक जिसके तहत 2022 तक 30.8 गीगावाट के अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट भालोजी गांव कोटपुतली में डेवलप किया गया। प्रावधान है 3 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर क्षमता तक के सौर ऊर्जा प्लांट संयंत्रों की स्थापना करना। इंपोर्टेंट क्या है ये, इस योजना के अंतर्गत कुल 100% 60% अनुदान केंद्र का और राज्य का, और किसानों का 30% ऋण बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। शेष 10% किसान को देना पड़ेगा, ठीक है। तो 60-30 और 10%, ठीक है। सहायता सुरक्षा, तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान 2017-18 में शुरुआत की गई थी। नीलगाय जंगली जानवरों निराश्रित पशुओं से सुरक्षा करना। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन 2022-23 से 2 वर्षों के लिए वित्त पोषण कौन करेगा, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंदर इसका वित्त पोषण होगा। तारबंदी कार्यक्रम, छोटे सीमांत किसानों के लिए क्या प्रोविजन है, सीमांत किसान के लिए और समूह के लिए क्या। तो छोटे सीमांत किसान में कौन होता है, इकाई का 50% या 100 रुपये पर मीटर, ठीक है। ये 40,000 रुपये मिलेंगे उनको। सीमांत किसानों को 50,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 60% या फिर 120 रुपये प्रति मीटर। और समूह कम से कम 10 किसान या फिर 5 हेक्टेयर भूमि को लिए 56,000 रुपये मिलेंगे इनको, और 140 रुपये पर मीटर, ठीक है। भूमिहीन श्रमिकों को 2023-24 में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन 1 लाख भूमिहीन श्रमिकों को 2 दिवसीय निःशुल्क परीक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में शुरुआत की गई। केंद्र और राज्य का इसमें रेशियो 60:40 का इसमें अनुदान दिया गया है। वर्ष 2010 और 11 से दलहन हेतु राज्य के सभी जिलों को शामिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री फसल योजना प्रारंभ 18 फरवरी 2016। इस योजना के खाद्यान्न फसलों अनाज, मोटा अनाज और दालें, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया। फसलें खरीफ, रबी और वाणिज्यिक, और खरीफ में कितना प्रीमियम 2% दिया गया, रबी में 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी में 5% प्रीमियम इसमें दिया गया। भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशन खरीफ 2020 से असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% को अधिकतम प्रीमियम पर अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन राशि, उच्च माध्यमिक कृषि के लिए प्रतिवर्ष 15,000 प्रति छात्रा, ठीक है। स्नातक और स्नातकोत्तर को 25,000 रुपये प्रति छात्रा, और स्नातकोत्तर और पीएचडी को 40,000 रुपये प्रति छात्रा दिया जाएगा। कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए क्या क्या किया गया है, ठीक है। कृषि विपणन निदेशालय 1974 में स्टेब्लिशमेंट किया गया। कोष कृषक कल्याण कोष 16 सितंबर 2019 को स्टेब्लिशमेंट की गई है, जिसमें 1,000 करोड़ का फंड रखा जाएगा। बाद में जो इसकी राशि बढ़ाकर 7,500 करोड़ रखी गई है। नीति क्या, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत ये आता है, ठीक है। 12 दिसंबर 2019 को इकोनॉमिक सर्वे 2022 तारीख के अनुसार, ठीक है, अवसंरचना विकास हेतु इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कृषक और पीएफओ 25% अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए डिवाइड इनको दिया जाएगा। अन्य पात्र उद्यमियों को 50% ये राशि दी जाएगी, ठीक है। ब्याज सब्सिडी 5% होगा, ब्याज सब्सिडी इसमें। SC/ST महिला युवा 35 वर्ष से कम आयु को 6% की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। 1% अतिरिक्त ये कर सकते हैं इसमें। फल और फूल सब्जियों के परिवहन हेतु 300 किलोमीटर से अधिक 10 लाख रुपए अनुदान, ठीक है। और प्रसंस्करण जैविक कृषि उत्पाद के निर्यात पर 3 वर्ष के लिए 15 लाख का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। कृषि प्रदर्शन देखकर विश्वास करने के कृषि के सिद्धांत पर कृषि तकनीक को प्रसारित करने हेतु कृषकों के खेतों पर फसल प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है।
ग्रा ग्राह्य परीक्षण केंद्रों का संचालन, ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु सहायता। ठीक है, राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत कृषि अनुसंधान केंद्रों से प्राप्त नवीनतम कृषि तकनीक अनुसंधान सिफारिशों का विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में अग्रिम सत्यापन करना, ग्राह्य परीक्षण केंद्रों का संचालन, ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु सहायता के लिए इसका उद्देश्य ये है। गतिविधियाँ क्या है इनकी? समस्या समाधान हेतु प्रशिक्षण आयोजन करना, किसान मेलों के माध्यम से नई उन्नत कृषि तकनीकों का प्रचार करना, जैविक खेती की उन्नत तकनीक विकसित करना, राजस्थान राज्य बीज निगम के सहयोग से बीज उत्पादन का कार्यक्रम करना। तो ये हुआ। नेक्स्ट हम आगे जो कृषि के बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। इसकी जो सीरीज है आप पूरे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर करूँगा और क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और कहाँ कहाँ से पूछने की ज़्यादा संभावना होगी, मैं इकोनॉमिक सर्वे में आपको विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।